The Revolt of 1857, Part 1. Welcome to Study IQ. मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1857 के रिवोल्ट की, जिसे सिपोई म्यूटिनी, ग्रेट रिबेलियन या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस रिवोल्ट की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को मेरठ से, और ये धीरे धीरे नॉर्थ में पंजाब से लेकर साउथ में नर्मदा तक और ईस्ट में बिहार से लेकर वेस्ट में राजपूताना रीजन तक को कवर कर लेता है। रिवोल्ट की डिटेल्स में जाने से पहले इसके पीछे के कारण समझना जरूरी हो जाता है। तो आइए पहले उन्हें समझते हैं। कॉजेज ऑफ द 1857 रिवोल्ट। दोस्तों, 1857 के रिवोल्ट के पीछे कोई एक कारण नहीं बल्कि बहुत से कारण जिम्मेदार थे। यह रिवोल्ट नतीजा था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के 100 साल के अत्याचारों का। जी हां, 1757 की बैटल ऑफ प्लासी के बाद इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की शुरुआत हुई थी, और तब से लेकर 1857 आने तक ब्रिटिशर्स ने बहुत से ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से इंडिया के लोगों में उनके खिलाफ आक्रोश पैदा हो रहा था। इस आक्रोश को चिंगारी मिलती है 1857 में और शुरुआत होती है इंडिया के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। आइए पहले आक्रोश के अलग अलग कारणों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक कारणों की। पॉलिटिकल कॉजेज। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपनी पावर और प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी पॉसिबल था कर रही थी। इसके लिए चाहे उसे अपने प्रॉमिसेस को तोड़ना पड़े या फिर ट्रीटीज को डिसऑनर करना पड़े, इसकी वजह से इंडियन रूलर्स को उनकी इंटेंशंस पर डाउट होने लगा था। और जब ब्रिटिशर्स सब्सिडियरी अलायंस और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसीज के तहत इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करना शुरू कर देते हैं, तब जैसे पानी सर से ऊपर ही चला जाता है। सभी इंडियन रूलर्स के मन में यह डर आ जाता है कि अगला नंबर उनका ही हो सकता है। यही वजह थी कि बहुत से इंडियन रूलर्स 1857 के रिवोल्ट के समय ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। अब बात करते हैं 1857 रिवोल्ट के पीछे के इकोनॉमिक कॉजेज की। इकोनॉमिक कॉजेज। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मोटिव तो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करना ही था। इसके लिए तरीके भले ही उन्होंने अलग अलग इस्तेमाल किए हों, बेसिकली उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से इंडिया की ट्रेडिशनल इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगती है। ऐसी कोई भी इकोनॉमिक क्लास नहीं थी जिसे ब्रिटिश रूल में नुकसान नहीं हुआ हो, चाहे फिर वो पेजेंट्स हों, मर्चेंट्स हों, आर्टिजन्स हों या फिर जमींदार ही क्यों ना हो। ब्रिटिशर्स ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, रेवतवाड़ी सिस्टम या महलवाड़ी सिस्टम, सभी में रेवेन्यू रेट्स इतने हाई रखे गए थे कि पेजेंट्स की कंडीशन मिजरेबल हो जाती है। रेवेन्यू चुकाने के लिए उन्हें कर्ज लेने की जरूरत पड़ने लगती है और इस तरह वो धीरे धीरे मनी लेंडर्स के जाल में फंसने लगते हैं। इसके साथ ही एग्रीकल्चर के बढ़ते कमर्शलाइजेशन ने भी पेजेंट्स की हालत खराब कर दी थी। इसी तरह ट्रेडिशनल जमींदार्स को भी रेवेन्यू चुकाने में देर होने पर सनसेट क्लॉज की वजह से कई बार अपनी जमींदारी से हाथ धोना पड़ता था। एग्जाम्पल के तौर पर अवध में 21,000 तालुकदार्स, जो कि वहां के जमींदार्स को कहा जाता था, उनकी स्टेट्स को कन्फिस्केट कर लिया गया था। इसी तरह इंडियन ट्रेड और मर्केंटाइल क्लास को भी ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से नुकसान हो रहा था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के गुड्स पर तो हाई टैरिफ ड्यूटीज इंपोज कर दी थी, जबकि इंडिया में ब्रिटिश गुड्स के इंपोर्ट पर बहुत ही लो टैरिफ्स रखे हुए थे। इसकी वजह से इंडिया से कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट पूरी तरह खत्म होने की कगार पर आ गया था। आर्टिजन्स और हैंडीक्राफ्ट के लोगों को भी अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा था। इंडियन रूलर्स जो इन्हें पेट्रनेज देने का काम करते थे, उनके स्टेट्स को तो ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था। इसके साथ ही इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्करेज करके ब्रिटिश गुड्स को प्रमोट किया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप इंडियन आर्टिजन्स एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजने पर मजबूर हो गए थे, और वो मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट भी इंडिया में नहीं हो रहा था। इस तरह से ब्रिटिशर्स की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के कारण इंडिया के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी, और ये एक बहुत बड़ा कारण बनती है 1857 के रिवोल्ट का। आइए अब बात करते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों की। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। दोस्तों, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा करप्शन फैला हुआ था, जिसकी वजह से आम लोग बहुत परेशान थे। इसके साथ ही
कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के लोगों के लिए एकदम फॉरेन था। कंपनी के साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन लोग महसूस नहीं कर पाते थे। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा और तौर तरीके भी उनके लिए समझना मुश्किल हो रहा था। पुलिस हो या जुडिशरी, आम जनता की सुनने वाला कोई भी नहीं था। इस वजह से भी लोगों में ब्रिटिश रूल के खिलाफ असंतोष की भावना बनी हुई थी। अब बात करते हैं कंपनी के खिलाफ पैदा हुए आक्रोश के पीछे के कुछ सोशो रिलीजियस कॉजेस की। सोशो रिलीजियस कॉजेस। दोस्तों, ब्रिटिशर्स कभी भी इंडियंस को अपने बराबर का नहीं समझते थे। उनके एटीट्यूड में रेसिज्म और सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा हुआ था। इसकी वजह से एक आक्रोश तो लोगों में था ही। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स बहुत सी ऐसी सोशो रिलीजियस पॉलिसीज फॉलो करते हैं जिसकी वजह से यह आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज। वो अलग अलग तरीकों से इंडिया के लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग उन्हें एक खतरे की तरह देखने लगे थे। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स भी ऐसे कुछ कानून बनाते हैं जिससे लोगों को विश्वास होने लगता है कि ब्रिटिशर्स उनके रिलीजन को चैलेंज कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं मंदिर और मस्जिद की जमीन पर टैक्स लगाने का डिसीजन, 1856 का रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसमें कहा गया था कि रिलीजन चेंज करने पर भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा बना रहेगा। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए कुछ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स को भी लोग अपने ट्रेडिशंस में बाहरी दखल की तरह देखते हैं। फिर चाहे बात सती प्रथा पर बैन की हो, विडो रीमैरिज एक्ट पास करने की, या फिर वुमेन को एजुकेशन देने की, इन सभी रिफॉर्म्स की वजह से भी समाज के एक बड़े वर्ग में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आक्रोश की भावना जन्म ले चुकी थी। दोस्तों, 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत आर्मी के सिपॉयज के द्वारा हुई थी। इसलिए कुछ ऐसे कारणों को भी समझ लेते हैं जिनका संबंध सिपॉयज के साथ था। रीजंस फॉर सिपॉयज डिस्कंटेंट। दोस्तों, सबसे पहले याद रखने वाली बात यह है कि सिपॉयज भी असल में पार्ट तो इंडियन सोसाइटी के ही थे। इसीलिए जो भी परेशानी जनरल सोसाइटी में हो रही थी, वो सब रीजन तो सिपॉयज में आक्रोश पैदा कर ही रहे थे। और इसमें भी सबसे ज्यादा जिस बात का उन्हें डर था वो थी कि ब्रिटिशर्स उनका धर्म नष्ट करना चाहते हैं। इसके साथ ही सिपॉयज के कुछ और ग्रीवेंसेस भी थे, जैसे कि इंडियन सिपॉयज और ब्रिटिश सिपॉयज में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता था। इंडियन सिपॉयज के साथ कभी सम्मान का बर्ताव नहीं किया जाता था। ऑफिसर्स उन्हें गाली देकर बुलाया करते थे। साथ ही इंडियंस के लिए आगे बढ़ने के रास्ते भी नहीं खुले थे। वो सूबेदार की पोस्ट से आगे नहीं जा सकते थे। ये ब्रिटिशर्स के रेसिज्म का एक प्रतीक था। सिपॉयज के डिससैटिस्फैक्शन का एक रीसेंट कारण भी था, और वो था ब्रिटिशर्स का एक ऑर्डर जिसमें कहा गया था कि सिंध और पंजाब में सर्विस के लिए जाने पर सिपॉयज को कोई फॉरेन अलाउंस नहीं मिलेगा, जैसा कि उन्हें अब तक मिलता आया था। इसके साथ ही अवध का एनेक्सेशन एक बड़ा कारण था, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे बहुत से सैनिक अवध को ही बिलोंग करते थे। इसलिए उनके लिए अवध को एनेक्स किया जाना उनके घर को एनेक्स करना जैसा था। इन सभी रीजंस की वजह से सिपॉयज के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आक्रोश की आग सुलगने लगी थी। इस आग को विस्फोट में बदलने के लिए अब बस एक चिंगारी की ही जरूरत थी। और वो चिंगारी कब और कैसे मिलती है, आइए जानते हैं। इमीडिएट कॉज। दोस्तों, 1857 रिवोल्ट के लिए चिंगारी का काम किया था एनफील्ड राइफल के इंट्रोडक्शन ने। इसके कार्ट्रिजेस पर ग्रीस्ड पेपर कवर हुआ करता था, जिसे राइफल में लोड करने से पहले मुंह से काटकर खोलना पड़ता था, और ये जो ग्रीस था वो सूअर और गाय की चर्बी से बनता था। इससे इंडियन सिपॉयज, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम्स, बहुत गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जानबूझकर ग्रीस्ड कार्ट्रिज के द्वारा उनका धर्म नष्ट करना चाहती है। इसका मतलब अब विद्रोह करने का समय आ गया है। दोस्तों, ये तो बात हुई 1857 के रिवोल्ट के पीछे के सभी कारणों की। आइए अब ये देखते हैं कि रिवोल्ट आखिर कब, कहां और कैसे शुरू हुआ था। द बिगिनिंग एंड कोर्स ऑफ रिवोल्ट। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, 1857 का रिवोल्ट 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था और उसके बाद नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के एक बड़े हिस्से में फैल गया था। लेकिन मेरठ में आउटब्रेक से पहले भी विद्रोह के साइंस दिखने लग गए थे, जैसे कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में यंग सोल्जर मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, क्योंकि उन्होंने ग्रीस्ड कार्ट्रिज का यूज करने से मना कर दिया था और अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक कर दिया था।
इसी तरह के कुछ और भी इंसिडेंट्स ये इशारा कर रहे थे कि सेपॉयज में विद्रोह की आग लग चुकी है। और फिर मेरठ में आखिरकार विस्फोट हो ही जाता है। 24 अप्रैल को 3rd नेटिव कैवलरी के 90 जवान ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। इसलिए 9 मई को उनमें से 85 को आर्मी से तत्काल डिसमिस करके 10 साल की सजा सुना दी जाती है और जेल में बंद कर दिया जाता है। इस घटना से मेरठ में तैनात सभी सेपॉयज के दिल में विद्रोह की आग लग जाती है और 10 मई को वो अपने साथी जवानों को जेल से बाहर निकालकर अपने ऑफिसर्स की हत्या करके विद्रोह का बिगुल बजा देते हैं। सूरज ढलने के बाद सभी जवान दिल्ली की तरफ निकल पड़ते हैं और जब अगली सुबह ये सिपाही दिल्ली पहुंचते हैं तो वहां की लोकल इन्फेंट्री भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। वो भी अपने यूरोपियन ऑफिसर्स को मार के शहर को सीज कर लेते हैं। इसके बाद ये सोल्जर्स मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को इंडिया का एम्परर मानते हुए उन्हें अपने रिवोल्ट का लीडर चुन लेते हैं। इस एक्ट से ये सेपॉयज सोल्जर्स की म्यूटिनी को एक रेवोल्यूशनरी वॉर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इसके बाद अलग अलग जगह पर सेपॉयज विद्रोह करने लगते हैं और सभी दिल्ली की तरफ पहुंचने लगते हैं। मुगल एम्परर बहादुर शाह भी सेपॉयज के कहने पर और शायद उनके प्रेशर पर इंडिया के सभी चीफ्स और रूलर्स को लेटर लिखकर कहते हैं कि ब्रिटिश रेजीम के साथ फाइट करने के लिए एक कन्फेडरेसी को ऑर्गेनाइज किया जाए। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में सेपॉयज के रिवोल्ट के साथ साथ सिविल रिवोल्ट्स भी शुरू हो जाते हैं। सिविलियन पॉपुलेशन भी हथियार उठा लेती है और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग में सेपॉयज के साथ खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते इंडिया के एक बड़े हिस्से में क्रांति की ज्वाला जगने लगती है। 1857 के इस रिवोल्ट के स्टॉर्म सेंटर्स बनते हैं दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी और बिहार। दिल्ली में नॉमिनल और सिंबॉलिक लीडरशिप तो एम्परर बहादुर शाह जफर के पास थी, लेकिन रियल कमांड जनरल बख्त खान की लीडरशिप में काम कर रहे सोल्जर्स के एक ग्रुप के हाथों में थी। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहेब, जो बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे। नाना साहेब कानपुर से अंग्रेजों को भगा देते हैं और खुद को पेशवा डिक्लेयर करते हैं। नाना साहब का यहां साथ देते हैं उनके सबसे काबिल और लॉयल साथी तात्या टोपे। लखनऊ में बेगम हजरत महल विद्रोह को लीड कर रही थी। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब डिक्लेयर कर दिया और 1857 के रिवोल्ट की सबसे फेमस लीडर रानी लक्ष्मीबाई झांसी में अंग्रेजों के खिलाफ जंग कर रही थी। बिहार में रिवोल्ट के चीफ ऑर्गेनाइजर थे जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह। इसके साथ ही फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला भी 1857 के रिवोल्ट के एक आउटस्टैंडिंग लीडर थे। इसके अलावा बरेली के खान बहादुर खान, मेरठ के कदम सिंह, संभलपुर यानी कि ओडिशा के सुरेंद्र शाही, मथुरा के देवी सिंह, हरियाणा के राव तुलाराम, गोंडवाना किंगडम के शंकर शाह और रघुनाथ शाह भी 1857 रिवोल्ट के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। इन सभी लीडर्स की लीडरशिप में सेपॉयज और आम जनता एक साथ आकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 की क्रांति की आग हर तरफ फैला देते हैं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि आखिर में 1857 का रिवोल्ट असफल रहता है। 1859 का एंड होने तक ब्रिटिशर्स इस विद्रोह को पूरी तरह से दबाने में सफल होते हैं और फिर से अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेते हैं। लेकिन ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से 1857 का रिवोल्ट विफल हो जाता है और कैसे ब्रिटिशर्स इसे सप्रेस करने में सफल होते हैं? इसका जवाब आपको हम अपनी अगली वीडियो यानी कि 1857 रिवोल्ट के पार्ट 2 में देंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि 1857 रिवोल्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और इसके लॉन्ग टर्म क्या रिजल्ट्स रहते हैं।